अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्टिलेशन के बारे में बताया था कि सिंपल डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो तीन हैं हमारे सिलेबस में। नंबर 1 इज़ कोल एंड द सेकेंड वन इज़ नेचुरल गैस, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पाकिस्तान में इसे सुई गैस कहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का एक एरिया था सुई, वहाँ पे ये गैस डिस्कवर हुई थी तो इसीलिए उसका नाम सुई गैस डाल दिया। तो कोल, कोयला, अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कोल को हम क्या कहते हैं? कार्बन कहते हैं। थर्ड वन इज़ पेट्रोलियम। तो सबसे पहले कोल, उसके बाद फिर नेचुरल गैस, उसके बाद फिर पेट्रोलियम। तो ये क्या है? दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस कोल में से हम हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं। नेचुरल गैस में से भी हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं, जबकि जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम हासिल करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो होता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और पेट्रोलियम में फ़र्क होता है, वो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से। तो ये जो कोल है, इसकी कोल की हम करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये याद करें, ये एंटी टेस्ट का MCQ है। दिस MCQ इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि क्या होती है डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, और मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं फॉर द सॉलिड सब्सटेंसेस। कोल होता है सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड सब्सटेंस को आप रखो, उसे हीट करो इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो डिकम्पोज हो जाएगा। ये कोल डिकम्पोज हो जाएगा किस में, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो दिस इज़ अ कोल। कोल की हम क्या कर रहे हैं बच्चे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो वी विल गेट 3 थिंग्स फ्रॉम दिस कोल। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? नंबर 1 इज़ कोल गैस, and the second one is coal tar, while the third one is coke। तो कोल गैस, कोल टार और कोक, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द कोल। और कोल है क्या? इट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ दीज थिंग्स। कोल गैस, कोल टार, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये गैसेस फॉर्म में होता है, और ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। फिर आगे जो ये कोल टार है, याद करें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए जो हम डिस्टिलेशन मोस्टली यूज़ करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव होती है डिस्टिलेशन, जबकि जो कोल टार है दिस इज़ द रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसकी हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये याद करें, ये MCQ हो सकता है एंट्री टेस्ट में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो MCQ में बना रहा हूँ यहाँ पे, different type of products can be obtained from coal tar by using dash type of distillation: simple distillation, destructive distillation, fractional distillation या steam distillation। तो आप बच्चे क्या टिक करेंगे? fractional distillation। या distilled water can be prepared from dirty water by using which type of distillation: simple distillation, destructive distillation, fractional distillation या steam distillation। तो you will take सिंपल डिस्टिलेशन। अगर मैं कहूँ टू ऑब्टेन या विच टाइप ऑफ डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू ऑब्टेन कोल गैस, कोल टार एंड कोक फ्रॉम द कोल: सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल या स्टीम डिस्टिलेशन। तो यू विल से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये हो सकता है MCQ एंट्री टेस्ट में आ सकता है। तो कोल के लिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब जो नेचुरल गैस है, ये तो हमें नेचुरली मिलती है, कहाँ से? फ्रॉम डीप ड्रिलिंग करते हैं, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो गैस निकाल लेते हैं। तो पहले ये तो कोल हो गया, कोल से हमें क्या मिला? कोल गैस। कोल में से भी हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। द रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमंग दीज 3 इज़ कोल टार। इस कोल टार में से हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं: अल्कोहल, एसीटोन, एसिटिक एसिड, ईस्टर और इवन बेंजीन। अगर हम 100 किलोग्राम्स, हाउ मैनी? 100 किलोग्राम्स अगर हम किसके लें? कोल टार के लें, तो इनमें से हमें कितना मिलेगा? बेंजीन। तो 1 to 2 किलोग्राम बेंजीन, 1 to 2 किलोग्राम बेंजीन। एक बात मैं आपको बताऊं तो है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो कोल टार है ना, कोल टार इज़ अ रिच सोर्स ऑफ दिस बेंजीन,
एंड बेंजीन इज़ अ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, तो बेंजीन कैन काज अ कैंसर। अगर कोई बंदे जो हैं वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, जैसे दिखाते हैं मूवीज़ के अंदर, तो अगर उनके लंग्स को निचोड़ो तो वहाँ से इतना कोल टार निकलता है कि पूरा बीकर एक गिलास भर जाएगा। तो इमेजिन करें अगर एक बीकर है कोल टार का, तो अंदाज़न उसमें कुछ ना कुछ बेंजीन तो ज़रूर होगा। तो ये जो बेंजीन मिलीग्राम्स में भी अगर ब्लड के अंदर आ जाए प्योर फॉर्म में, तो समझो इट कैन काज सीवियर टाइप ऑफ डिजीज़, इट कैन काज अ कैंसर। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पे क्या है, ये MCQ भी आ सकता है कि 100 किलोग्राम्स ऑफ कोल टार कैन गिव्स अस हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस बेंजीन, यू कैन से 1 to 2 किलोग्राम्स ऑफ बेंजीन। एंड बेंजीन हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में, एरोमेटिक कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल है और जो है ना ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर है। ठीक है, अच्छा कोल हो गया। कोल के बाद जो सेकंड वन इज़ द नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या होता है बच्चे, पाकिस्तान में इसको सुई गैस कहते हैं। द मेन कंपोजिशन ऑफ दिस नेचुरल गैस इज़ अ मीथेन। तो इसके अंदर ये आ सकता है एंटी टेस्ट में MCQ के, मीथेन इज़ हाउ मच परसेंट प्रेजेंट इन द नेचुरल गैस या सुई गैस। तो यू विल से हाउ मच परसेंट, 94.6% इसमें मीथेन। सेकंड नंबर पे इसके अंदर जो गैस होती है बच्चे वो होती है नाइट्रोजन, 3.88%। तो 94.6 ये ऐड करो तो 95 + 3 98। बाकी जो 2% होता है, रिमेनिंग 2% होता है, उसमें से 1% इथेन, 1% क्या होगा बच्चे, इथेन। और उसके बाद 1 से भी लेस होगा प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो मीथेन इज़ अ मिक्सचर, नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर। मीथेन इज़ अ कंपाउंड बट नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो चारों ही गैसेज हैं। ठीक है बच्चे, और ये चारों ही गैसेज हैं। इसके बाद पेंटेन से लेके जो आगे डीकेन तक हैं वो सारे लिक्विड फॉर्म में हैं। अच्छा, नाइट्रोजन इज़ आल्सो अ गैस। तो नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब नेचुरल गैस में जो सबसे ज़्यादा गैस मौजूद होती है, ये MCQ आ सकता है आपको हो गया, दैट इज़ मीथेन। तो मीथेन 94.6% मौजूद होती है किसमें, नेचुरल गैस के अंदर। दूसरे नंबर पे इनऑर्गेनिक गैस जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज़ इनऑर्गेनिक गैस वाइल मीथेन इज़ अ ऑर्गेनिक टाइप ऑफ गैस। थर्ड वन इज़ अ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के भी डिफरेंट दूसरे नाम्स होते हैं, डिफरेंट नेम्स होते हैं। जैसे हम इसे कहते हैं बच्चे रॉक ऑयल भी हम इसे कहते हैं कि माउंटेनी जो एरियाज़ होते हैं मोस्टली वहाँ से हमें क्या मिलता है, ये पेट्रोलियम। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल, रॉक ऑयल भी हम इसे कहते हैं। दूसरा इसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल। तो जब इस क्रूड ऑयल की हम करते हैं क्या, रिफाइनिंग, प्यूरिफिकेशन के बाद रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग जो हम यूज़ करेंगे, अच्छा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, सॉलिड्स के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिलेट डिस्टिलेशन। कोल टार लिक्विड फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मेरा सवाल आप बच्चों से ये है कि फॉर पेट्रोलियम विच डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड, सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेट डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन, सो दैट ईच लिक्विड और गैस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ दिस पेट्रोलियम। तो देखो पेट्रोलियम हमें जो मिलता है फ्रॉम द वेल्स, डीप ड्रिलिंग करके जो निकालते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन अ मोस्टली लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म होने के लिए हम इसकी जो डिस्टिलेशन करेंगे वो होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये याद कर लो, इट कैन बी द MCQ ऑफ एंटी टेस्ट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फोकस करो, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। तो पेट्रोलियम के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कोल टार के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करेंगे, कोल के लिए डिस्टिल्ड डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिल वाटर बनाने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं। ओके, तो पेट्रोलियम जो हमने लिया फ्रॉम द अर्थ, क्रूड ऑयल मिला, उसको हम पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज होती हैं वहाँ पे लेकर गए, उसको एक फर्नेस होती है बड़ी उसके अंदर ऐड करके हम हीट करते हैं। हीट कहाँ से करते हैं, अप टू क्रूड ऑयल की हम हीटिंग करते हैं अप टू 400 सेल्सियस, 400 सेल्सियस या अबव 400। 0 से स्टार्ट करेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे, 20 से लेके 20 सेल्सियस से लेके 20 सेल्सियस तक जब आप पेट्रोल को हीट करेंगे ना बच्चे, तो याद करें अगर कोई लिक्विड आपके पास पड़ा हुआ, आप उसे हीट करो। कोई मिक्सचर है जैसे या पेट्रोलियम पड़ा हुआ है, तो पेट्रोल इज़ अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ रिच सोर्स ऑफ वाट,
इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बॉटल्ड गैसेस। इसी पेट्रोलियम में से हमें क्या क्या मिलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मीथेन भी यहाँ से मिलती है, ठीक है बच्चे, इथेन, प्रोपेन, और इसके बाद जैसे पेट्रोल होता है वो भी हमें मिलता है पेट्रोलियम में से, डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल, जेट ऑयल, वैक्स, ग्रीस, एसफॉल्ट, टार, बिटुमेन, ये सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं कहाँ से मिलती हैं? फ्रॉम दिस पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम इज़ अ रिच सोर्स, मोर देन 500 ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी इजीली ऑब्टेन फ्रॉम दिस पेट्रोलियम, जो हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में। अब कितने टेम्परेचर पे कौन सी हमें मिलेगी मेजर प्रोडक्ट? बाय द फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये एमसीक्यू आ सकता है एंट्री टेस्ट के अंदर। अब जैसे अगर मैं हीट कहूँ, सपोज हम कहें कि पेट्रोलियम को हम हीट करते हैं 20 सेल्सियस तक, तो डैश विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आप कहोगे नेचुरल गैस। इसका जवाब क्या होगा? नेचुरल गैस, या किन बुक्स में इसको बॉटल्ड गैसेस भी कहते हैं, सीएनजी, इस तरीके से, ठीक है बच्चे। तो 20 पे नेचुरल गैसेस। अच्छा 20 से अबव करो आप इसको हीट, सपोज 40 सेल्सियस से लेके 200 सेल्सियस तक। अगर आप पेट्रोलियम को हीट करो इन बिटवीन 40 to 200, तो यू विल गेट अ मेजर प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोल। पेट्रोल या इसे गैसोलीन भी कहते हैं। कहाँ पे इसको गैसोलीन, कहाँ पे पेट्रोल इसको कहते हैं। तो पेट्रोल इज़ ऑब्टेन्ड एट अ डैश टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 40 to 200। फिर 175 से लेके 325 सेल्सियस तक अगर आप हीट करोगे पेट्रोलियम को, तो डैश विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो आप कहोगे केरोसिन ऑयल, या जेट ऑयल। तो जेट ऑयल विल बी द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बिटवीन अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 175 to 325 सेल्सियस। चलो इससे और टेम्परेचर आप बढ़ाओ, सपोज 200 से लेके 400 तक, तो इस रेंज में आपको हैवी ड्यूटी ऑयल मिलेगा जिसे हम डीजल कहते हैं, डीजल ऑयल। तो अब एमसीक्यू कैसे आ सकता है फ्रॉम द पेट्रोलियम इन द एंट्री टेस्ट? अगर एंट्री टेस्ट में कोई एमसीक्यू आ जाए फ्रॉम द पेट्रोलियम टॉपिक, तो क्या होगा? ये आपसे पूछ सकते हैं कि पेट्रोल विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ टेम्परेचर रेंज, ऑप्शन नंबर 1 बिलो 20 सॉरी अबव 20, बिलो 20 कर दें, या अप टू 20 कर दें। ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रॉम 40 to 200। ऑप्शन नंबर 3 वहाँ पे लिखा होगा 175 to 325। ऑप्शन नंबर डी लिखा होगा फ्रॉम 200 to 400। तो यू विल टेक द ऑप्शन नंबर बी, द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 40 सेल्सियस टू 200। तो इस तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर देकर प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, या प्रोडक्ट देकर आपसे टेम्परेचर पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको याद करने सारी बातें। तो क्या हो गया आज? कोल, डिस्टिलेट टू डिस्टिलेशन, नेचुरल गैस, उसके बाद पेट्रोलियम के लिए हमने क्या किया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और किस टेम्परेचर रेंज पे हमें कौन सी मेजर प्रोडक्ट मिलेगी। अच्छा अगर अबव हम करें, अबव 400 टेम्परेचर मीन्स, तो सपोज पेट्रोलियम हमने लिया, आपने हीट किया, तो पहले क्या वोलेटाइल गैसेस लिख लेंगी, फिर नॉन वोलेटाइल गैसेस लिख लेंगी, फिर वोलेटाइल लिक्विड्स निकलेंगे, फिर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स निकलना शुरू हो जाएंगे, फिर वोलेटाइल सॉलिड्स निकलेंगे, और आखिर में जो नॉन वोलेटाइल मटेरियल बच जाएगा ना बच्चे, वो क्या होगा? सपोज़ यहाँ पे जैसे ग्रीस होता है, या मोबिल ऑयल, जो थिक लिक्विड्स होते हैं, मोबिल ऑयल हो गया, या वैक्सेस हो गए, पैराफिन वैक्स जैसे होते हैं, या बच्चे एसफाल्ट होता है, या जो होता है वो टार होता है, या बिटुमेन कहते हैं जो हम रोड्स बनाने में ब्लैक यूज़ करते हैं मटेरियल। तो ये होती हैं क्या बच्चे? दीज आर दी लास्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द फर्नेस। तो सबसे पहले गैसेस, फिर वोलेटाइल लिक्विड्स, फिर लिक्विड्स, और आखिर में हमें ये चीज़ में मटेरियल मिल जाता है जो पड़ा रहता है कहाँ पे? एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। और टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो ये चीज़ें हमें मिलेंगी। तो मोस्टली जो मेजर प्रोडक्ट हम यहाँ से हासिल करते हैं बच्चे, वो क्या होता है? डीजल ऑयल होता है, केरोसिन ऑयल जो जेट फ्यूल्स तो हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल द मेजर प्रोडक्ट जिसका नाम हम क्या कहते हैं? पेट्रोल, पेट्रोलियम, इस तरीके से। और ये होती है नेचुरल गैस। जहाँ पे नेचुरल गैस हो, चांसेस होते हैं कि वहाँ पे पेट्रोलियम भी होता है, वहाँ पे पेट्रोल भी होता है। तो दिस इज़ व्हाट द सोर्स, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? चलो इनके अलावा और भी तो है ना बच्चे। इनके अलावा मैंने आपको बताया था प्लांट्स भी होते हैं, प्लस एनिमल ये भी होते हैं। इन प्लांट्स एनिमल्स के अलावा और कौन से सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? तो बच्चे कोल भी होता है, नेचुरल गैस भी होता है, और पेट्रोलियम भी होता है। तो ये थे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सॉलिड्स के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन एब्सेंस ऑफ एयर, और लिक्विड्स के लिए हम यूज़ करते हैं बच्चे सॉलिड्स के लिए डिस्टिलेट टू डिस्टिलेशन, और लिक्विड्स के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
तो ये टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट कि क्या क्या सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। चलो और बात बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। फिर मैं आपको बताता हूँ होमोलॉगस सीरीज़ के जो 10 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम मीथेन टू डीकेन, हर बच्चे को याद करना है, ये बिल्कुल याद करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा और जो रिमेनिंग टॉपिक्स होते हैं इस चैप्टर नंबर 6 के, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह चैप्टर लेक्चर नंबर 3 में। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसके बाद होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स। कुछ मिटा रहा हूँ इसको। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके नेचुरल सोर्सेज और कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, किस टाइप का MCQ आ सकता है एंट्री टेस्ट के अंदर, सारी चीज़ें मैंने आप बच्चों को यहाँ पे बता दी, शेयर कर दी। और अगर आप बच्चों को बात समझ में आ रही है तो काइंडली डू लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स। तो बड़ा फ़ायदा ये होगा सब्सक्राइब करने का कि अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आप बच्चों को नोटिफिकेशन मिलेगा, पता चल जाएगा कि सर ने ये वीडियो अपलोड की है। और देखो बिफोर गिविंग योर एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम, कोशिश मेरी ये है कि एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम जो बच्चों का हो रहा है उससे 10 दिन पहले तकरीबन सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट करा दूँ, फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 9 इंक्लूडिंग नॉमेनक्लेचर। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं क्या अब यहाँ पर होमोलॉगस सीरीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज़। अच्छा, बच्चों को जिनको पास होना चाहते हैं कि हम डॉक्टर्स बन जाएं, इंजीनियर्स बन जाएं और अच्छे प्रोफेशनल बन जाएं, तो ये ज़रूर याद करें। अब यहाँ पे सीरीज़ होती है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्केन सीरीज़। अल्केन के बाद क्या होगा बच्चे, सेकंड वन इज़ अल्कीन। ये सारे आपको याद करने हैं। अल्कीन के बाद द थर्ड वन इज़ अल्काइन। आगे चैप्टर नंबर 7 में इसका है बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक्स है, मगर मैं समझता हूँ कि बेसिक्स में ये आपको आने चाहिए। अल्केन सीरीज़ जो होती है बच्चे, या अल्केन फैमिली जो होती है, इट कंटेन इन आवर सिलेबस द 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स होते हैं इसके, फ्रॉम मीथेन टू डीकेन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी तरीके से सीक्वेंस में आप सब बच्चों को ये याद करने, कहाँ से, फ्रॉम मीथेन। सबसे पहले जो होता है बच्चे वो क्या होता है, मीथेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। फिर दूसरे नंबर पे होता है ईथेन। मीथेन के बाद ईथेन इज़ द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। तो एक कार्बन ऐड करो माना C2, और हाइड्रोजन में भी 2 हाइड्रोजन ऐड करो C2H6। याद करो इनमें फ़र्क किसका होता है बच्चे, CH2 का होता है। माने आप क्या करोगे, हर कार्बन में एक एक कार्बन ऐड करोगे प्लस, और 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाओ। तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है प्रोपेन। चौथे नंबर पे आता है ब्यूटेन। ऐसे ही बिल्कुल आपको ये सारे याद करने हैं विद द सीक्वेंस। 5वें नंबर पे पेंटेन, 6ठे नंबर पे हेक्सेन, 7th नंबर पे हेप्टेन, 8वें नंबर पे ऑक्टेन, एंड नंबर 9 इज़ नोनेन, एंड नंबर 10 इज़ डीकेन। तो इनके नाम सीक्वेंस में याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बच्चे अब फार्मूला भी उसी तरीके से एक एक कार्बन ऐड करते जाओ, या सीरियल नंबर इज़ अ कार्बन नंबर, ये याद करो। जो सीरियल नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है ना बच्चे, दिस विल बी द कार्बन नंबर 3, तो मीन्स C3। 2 हाइड्रोजन ऐड करो, 6 + 2 8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, while C9 and H20, the last one is C10 and H22। एक एक कार्बन ऐड करना है, हिंट है आप बच्चों के लिए, और 2 हाइड्रोजन ऐड करो। तो फार्मूला तो आप आसानी से लिख सकते हो, मगर इनके नाम ऊपर नीचे ना हो। मीन्स मीथेन कम्स फर्स्ट, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। इस तरीके से जो फर्स्ट मेंबर इसका होता है ना बच्चे, वो नहीं होता। मीथीन इज़ नॉट अ कंपाउंड, मीथीन नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो फर्स्ट मेंबर होगा वो मीथाइन नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो फर्स्ट मेंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, इथेन के बाद क्या होगा बच्चे, वो इथीन। फिर इसी तरीके से प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डीकीन, इस तरीके से आएगा। थर्ड वन इज़ प्रोपीन, फोर्थ वन इज़ ब्यूटीन, फिफ्थ वन इज़ पेंटीन। पेंटीन वो नहीं जो शैम्पू हम यूज़ करते हैं।
ये है हेक्सीन, 7th one is heptene, and the 8th one is octene, number 9 is nonene, and number 10 is decene. अच्छा, बात बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बन नंबर वही सेम होगा, 2 नंबर है ना इथीन, 2 नंबर मीन्स C2H4, C3H6, ऐसे आप बिल्कुल लिखते जाओगे अब तो C10H20। तो एक कार्बन ऐड करो और 2 हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड करो। अल्काइन का भी फर्स्ट मेंबर मीथाइन नहीं है, इट विल बी इथाइन, इसमें एक 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। याद करें बच्चे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इथेन, इथीन और इथाइन। इथेन में क्या है, C2 कार्बन नंबर है सेम, बिल्कुल सेम। हाइड्रोजन यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। वो क्यों? क्योंकि इनका एक जनरल फार्मूला होता है। अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जनरल फार्मूला फॉर अल्केन इज CnH2n+2, जबकि अल्कीन्स के लिए जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n, जबकि अल्काइंस के लिए जो जनरल फार्मूला है बच्चे वो है CnH2n-2। ये याद करें, ये भी आ सकता है एनडीडीएस के अंदर कि डैश इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। तो आप क्या कहोगे बच्चे, फॉर अल्काइन CnH2n-2, फॉर अल्कीन CnH2n। अच्छा, इथाइन का ये हुआ। इथाइन के बाद क्या होगा, प्रोपाइन। तो कार्बन नंबर सेम, हाइड्रोजन क्या होगा 2+2, यहाँ पे 4। फिर ब्यूटाइन में क्या होगा बच्चे, C4 और H6। तो ऐसे अनवर्ड जब हम डीकाइन तक ले आएंगे इसको, डीकाइन C10H18, तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, 22, 20 के बाद क्या होगा बच्चे, 18। अच्छा, अल्केन्स जो होते हैं, अल्केन्स एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और बताऊं कि अल्केन्स में जो कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है बच्चे, वो सिंगल बॉन्ड होता है। इन अल्केन कार्बन बॉन्ड इज़ अ सिंगल बॉन्ड, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इन अल्कीन्स कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, और जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो उसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, इथीन के ऊपर नहीं, एलिमेंट के ऊपर होती है हाइब्रिडाइजेशन। तो याद करो, मीथेन की नहीं होती हाइब्रिडाइजेशन, मीथेन के अंदर जो कार्बन है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अल्कीन के अंदर जो कार्बन होता है, इसके पास डबल बॉन्ड है, तो इट हैज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन केस ऑफ अल्काइंस में होता है बच्चे ट्रिपल बॉन्ड, और जहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ जाए तो समझो वो कार्बन sp1 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज sp1 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी एंट्री टेस्ट का एक MCQ है, अगर ओके काफ़ी है ये। तो जनरल फार्मूला याद करना है, हाइब्रिडाइजेशन याद करो, नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ये, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्केन फैमिली। कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम मीथेन टू डिकेन। ये बिल्कुल आप सब बच्चों को याद करनी है। अब अल्केन के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये टॉपिक तो यहाँ पे हो गया, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर उसके बाद होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ का जो मेंबर होता है ना बच्चे, वो याद करें, वो मिथाइलिन ग्रुप के साथ डिफ़र होता है। इसे हम क्या कहते हैं, CH2 मिथाइलिन ग्रुप। तो देखो ना, इन दोनों में फ़र्क क्या है, CH2 का फ़र्क है, एक कार्बन इसमें ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा। इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक कार्बन ज़्यादा, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा, ठीक है। तो दिस मिथाइलिन ग्रुप का अगर हम मास निकालें तो कार्बन का मास 12 और 2 हाइड्रोजन का 2 मीन्स 14। तो याद करें, मीथेन और इथेन में का मास का फ़र्क कितना होगा, 14। इथेन और प्रोपेन में भी अगर मास का फ़र्क निकालें, मॉलिक्यूलर मास का फ़र्क निकालें, तो वो कितना होगा बच्चे, वो 14 होगा। 12 + 2 14। तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का भी डिफरेंस है, और मास का अगर डिफरेंस निकालो, जो 2 सक्सेसिव होते हैं, नियर होते हैं होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स, जैसे प्रोपेन और ब्यूटेन में फ़र्क क्या है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का, और दूसरा मास अगर हम कहें तो 14 मास, 14 AMU। क्लियर। तो मैं समझता हूँ कि होमोलॉगस सीरीज़ और फ्रॉम मीथेन टू डिकेन बिल्कुल याद कर लो। अगर चाहते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आए, आगे जो भी मैं बोलूँ वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज़, स्पेशली अल्केन फैमिली जो है यहाँ पे, फ्रॉम मीथेन टू डिकेन। ये सारे नेम एंड देयर फार्मूलाज बिल्कुल आपको याद करने हैं। अगर प्रूव करें कि वाकई फार्मूला है या नहीं, तो चलो एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। सपोज़
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको प्रूव करा रहा हूँ कि इनका ये फार्मूला कैसे आया, किस तरीके से आया। शाबाश, लिखें, नोट डाउन करें इसको, फिर हम प्रूव करेंगे कि वाकई जनरल फार्मूला इसके ऊपर लग रहा है या नहीं। CnH2n+2 फॉर अल्केन्स। और भी फ्रेंड्स जो आपके हैं जो नियर डियर उनको बताओ कि जाएं, केमिस्ट्री चल रही है कहाँ पर, सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स। मेरा मकसद ये है कि विदिन 20 डेज़ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बच्चों के सामने रख दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ आपको, ताकि आप बच्चों को आसानी हो, एंट्री टेस्ट अच्छे तरीके से आप बच्चे दे सकें, आप बच्चों की हेल्प हो जाए। तो जो जनरल फार्मूला है बच्चे इसका अल्केन्स का, वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, CnH2n+2। देखो सपोज अगर मैं चेक कर रहा हूँ किसको, ब्यूटेन को, कि ब्यूटेन का जो फार्मूला है मॉलिक्यूलर C4H10 कैसे आया, कहाँ से आया, वो हम चेक कर रहे हैं। तो देखो बच्चे यहाँ पर फार्मूला वही राइट कर रहा हूँ, CnH2n+2। अब जो n है ना, दिस n इज़ अ सीरियल नंबर या कार्बन नंबर। n इज़ वाट, कार्बन नंबर, सीरियल नंबर। तो ब्यूटेन का कौन सा नंबर है, कार्बन का 4, या कार्बन नंबर इज़ 4। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया, 4। तो हियर द वैल्यू ऑफ n इज़ 4, H2 वही सेम। अब n इसके साथ लगा हुआ तो n का वैल्यू हुआ 4 + 2, तो C4H2 फॉर द 8 + 2। तो हमें क्या मिला, C4H2 + 8 + 2 इज इक्वल टू 10। तो C4H10 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ठीक है बच्चे, वही C4H10 फार्मूले की मदद से भी आप मालूम कर सकते हो, या अगर ये वाली ट्रिक आप यूज़ करो, एक कार्बन ऐड करो, 2 हाइड्रोजन ऐड करते जाओ सिस्टमेटिकली, तो भी आपको मिल जाएगा। चलो अगर हम यहाँ से चेक करें ब्यूटीन, चलो पेंटीन को चेक करते हैं, C5H10 C4H8। चलो ये पेंटीन को चेक कर रहे हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ दिस अल्कीन्स CnH2n। ठीक है बच्चे, तो देखो पेंटीन का नंबर क्या है, n का 5 नंबर है, तो आप C के साथ यहाँ पे क्या लिखो, 5। C5H2n का वही वैल्यू 5, तो C5H2 5 द 10, बिल्कुल वही सेम। तो C5H10 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटीन। चलो यहाँ पे 7वें नंबर पे है हेप्टाइन, 7 नंबर पे है, तो C7 और H12 होगा, क्योंकि डबल से -2 हम करेंगे। फार्मूला लगाओ कौन सा, CnH2n। तो 7 नंबर पे हेप्टाइन है, तो कार्बन नंबर इज 7 C7, और H2n का वैल्यू भी वही मल्टीपल बाय 7, और माइनस में आगे हम क्या लिखेंगे, 2। ठीक है बच्चे, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो क्या हुआ यहाँ पे, C7H27 द 14 -2, 14 - 2 इज इक्वल टू C7H12। तो जनरल फार्मूला अगर आप बच्चों को याद है तो वहाँ से भी आसानी से मालूम कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, भले वो अल्केन का हो, अल्कीन का हो, या अल्काइन सीरीज़ का हो। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ, जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और अल्केन से लेके अल्कीन, अल्काइन सीरीज़ का कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। जबकि आगे चैप्टर नंबर 7 में इंशाल्लाह ये हाइड्रोकार्बन है। सर याद है एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अल्कीन, अल्काइंस, ये जो सारे मेंबर्स हैं ना इसके, दिस ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इन सब के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन, तो ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चे अगर बात समझ में आ रही है, बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, तो दूसरे स्टूडेंट्स को बताओ जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो डिटेल्स देना चाहते हैं, केमिस्ट्री समझना चाहते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनके बताओ कि सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल यूट्यूब पे चैनल है, उसको देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स, पढ़ के इंशाल्लाह मैं स्पेशल वीडियो बना के आप बच्चों के लिए वो भी बता दूंगा जो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे। थैंक यू वेरी मच।